मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, ना कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। डियर स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र की बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है और उसी श्रृंखला में यहाँ पर देख रहे हैं क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रश्न दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पर। और ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, मैंने समाजशास्त्र के सिविक्स जो हो गया आप लोग का, पॉलिटिकल साइंस, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर दे रखे हैं। और डीजे सर चैनल का जो महत्वपूर्ण जान है वो क्या है, समाजशास्त्र और ये जो राजनीतिक शास्त्र है जिसे आप लोग नागरिक शिक्षा कहते हैं वही है, ठीक है, नागरिक शास्त्र। तो डिस्टेंस से आप खुद भी इस चैनल से लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित कीजिए। और क्लास 10th और 12th के जितने भी, देखिए केवल यूपी बोर्ड पर नहीं, देखिए यूपी बोर्ड के वाराणसी, यूपी के वाराणसी जिले के चैनल तो है, लेकिन डिस्टेंस जिस प्रकार से मैं कंटेंट तैयार करता हूँ ये एमपी के बोर्ड के बच्चों के लिए, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए और झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए, और उसके साथ ही साथ उत्तराखंड बोर्ड के बच्चों के लिए, सभी जो 4-5 आपके राज्य हैं इन सभी राज्यों को कवर करने वाला ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे इसमें और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को। और देखिए एक ही प्रश्न है और ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है डिस्टेंस, और इस पर पूरा का पूरा फुल डिस्कशन होने वाला है आप लोगों के साथ। तो जितने भी अदर स्टेट के बच्चे हैं वो भी इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें जिसका नाम है डीजे सर, ठीक है डिस्टेंस। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो सीरीज है इन PDF वगैरह इन सब का पाने के लिए आप लोग को एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। इस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा डिस्टेंस, उस पर जाकर आप लोग एक छोटा सा मैसेज डालना है, व्हाट्सएप मैसेज। तो उसके बाद मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल रहेंगी मैं उसको उपलब्ध कराऊंगा आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों का। प्रश्न देखिए हम लोग का ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? प्रश्न देखिए सीधा सीधा है और इसकी विशेषताएं और दोषों को बताइए। निरसन से कंटेंट पर जो बातें हो रही हैं आप लोगों के साथ, इस प्रकार से बातें होंगी जिसमें आप लोग का अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और उसके साथ ही साथ दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न होंगे सभी का सभी कवर किया जाएगा। लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, इन्हीं 3 प्रकार से आप लोगों का सेशन में प्रश्न पूछा जाता है। उसके अलावा बहुविकल्पी होता है, तो बहुविकल्पी भी यहाँ से मिल सकता है, लेकिन 3 तो कन्फर्म है, कोई ना कोई आपको ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न जो है आने की संभावना बनी भी हुई है इस प्रश्न के। तो पहला देखिए हम लोग का जो प्रश्न जब स्टार्ट होता है तो प्रश्न में पहला हम लोग का पॉइंट जो क्या है, संयुक्त परिवार का अर्थ। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है डिस्कशन। पहला जो है संयुक्त परिवार का क्या अर्थ होता है। तो संयुक्त परिवार के देखिए अर्थ के बारे में हम लोग बात करें तो संयुक्त परिवार का अर्थ यह होता है कि ऐसा परिवार जिसमें कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। कहाँ के लोग? कई पीढ़ियों के लोग क्या होते हैं, एक साथ रहते हैं। तो मतलब इसे क्या हो गया, दादा हो गए, दादी जी हो गई और चाचा हो गए, चाची हो गए, मौसी मौसा, मतलब एक बड़े लेवल पर होता है इसमें। भतीजा भांजा, मतलब कई लोग उसमें जब शामिल रहते हैं तो उसे संयुक्त परिवार हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं जिनका खान पान जो होता है, कमाई सभी पर किसी एक का अधिकार न होकर सभी का हक होता है। ये जिसकी कमाई पर और खान पान पर किसी एक का अधिकार नहीं होता है बल्कि सभी का उस पर हक होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त परिवार, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से जहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं लोग हैं, और उसे ही हम लोग बोलते हैं। और ये इस सदस्यों की संख्या जैसे कहा गया एकल परिवार की बात होती है तो माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं होती है। देखिए दूसरी महत्वपूर्ण हेडिंग में जब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर तो अर्थ के बाद यहाँ पर दूसरा जो डिफिनेशन आता है, संयुक्त परिवार की परिभाषा क्या है, संयुक्त परिवार का क्या डिफिनेशन है, इसके बारे में लोग बात करेंगे। तो संयुक्त परिवार जिसमें एक साथ एक ही घर में कई पीढ़ी कई पीढ़ियों के लोग रहते हैं। मतलब कहा गया डिस्कशन से कि संयुक्त परिवार जिसमें एक साथ एक ही घर के कई पीढ़ियों के लोग रहते हैं, जिस परिवार में 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ निवास करते हैं, जिनकी रसोई, पूजा पाठ और संपत्ति सामूहिक होती है। मतलब कहा जाए उनका, देखिए जो जिसे कहा गया एक ही घर में एक चूल्हा जल रहा है, ठीक है। पूजा पाठ वगैरह की बात हो गई, संपत्ति जो जो होता है उनका सामूहिक तौर पर होता है। क्या होता है? सामूहिक होता है, उसे ही संयुक्त परिवार कहते हैं, ठीक है। ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। संयुक्त परिवार जिसमें एक साथ एक ही घर में कई पीढ़ियों के लोग रहते हैं, जिस परिवार में 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ निवास करते हैं, जिनकी रसोई, पूजा पाठ और संपत्ति जो होती है वो सामूहिक रूप से होती है। और इन चीज़ों को आप देखे भी होंगे लिसनर्स, आपने अपने तो जाकर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग का जो परिवार है वो संयुक्त परिवार है या एकल परिवार, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए एक बार। और दोनों का अपना अपना जहाँ पे महत्व है, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो संयुक्त परिवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीडिंग है और इसका ज्ञान जो ना अभी बहुत ज़रूरी है। देखिए ये बातें तो वही हुई है, तो ये ऊपर वाला ही तो बात हो चुकी है हम लोगों के साथ, आप लोगों के साथ। देखिए चलिए हम लोग अब बात करते हैं यहाँ पर। देखिए एडवांटेज क्या है, अगर कोई जॉइंट फैमिली में है तो उसका एडवांटेज क्या है। तो हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे अब संयुक्त परिवार के गुण क्या क्या हैं, संयुक्त परिवार के क्या क्या गुण हैं। एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ जॉइंट फैमिली इन हिंदी। देखिए जॉइंट फैमिली क्या है, जॉइंट फैमिली के क्या एडवांटेज हैं, उस पर हम लोग पूरा का पूरा फुल डिस्कशन करने वाले।
देखिए, जब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो एडवांटेज में क्या-क्या बातें आती हैं। पहला देखिए महत्वपूर्ण जो हेडिंग है यहाँ पर आप लोगों का, वो है बच्चों का समुचित पालन-पोषण जो होता है, वो संभव होता है। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि देखिए पहली जो हेडिंग है, अगर तेलुगु में पूछता है आप लोगों को तो केवल यही लिखते हुए चले जाना है कि क्या क्या विशेषताएँ हैं या क्या दोष हैं, तो ये तो केवल आपको हेडिंग लिखना है। लेकिन मैं डिस्कशन कंटेंट का डिस्कशन इस प्रकार से मैं आप लोग करूँगा जिसमें कि आप लोग का दीर्घ उत्तरीय भी तैयार हो जाएगा। तो पहला जो पॉइंट हेडिंग है, बच्चों का समुचित पालन-पोषण संभव है। समुचित पालन-पोषण संभव का मतलब क्या है? संयुक्त परिवार में बच्चों का पालन-पोषण उचित तरीके से संभव पाता है। भाई ज़ाहिर-सी बात है, उचित तरीके से होने के पीछे क्या वजह है? उसमें परिवार के सदस्य के कई लोग होते हैं, तो कोई न कोई क्या करता है, बच्चों पर विशेष ध्यान उनका चला ही जाता है। कोई न कोई किसी चीज़ों को लेकर के न मतलब सभी लोग ध्यान देते हैं उस पर। क्योंकि ऐसे परिवार में वृद्ध सदस्य भी रहते हैं। भाई ज़ाहिर-सी बात है, वृद्ध सदस्य जब रहेंगे तो वो जानते हैं कि बच्चों के पालन-पोषण में पूर्ण अनुभव होने के कारण वे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, यानी जब रहते हैं, बुजुर्ग लोग घर में रहते हैं, तो वो लोग बताते हैं कि नहीं हाँ, ये चीज़ों की कमी है, वो चीज़ों की कमी है, हमारे समय में तो ये बात था, हमारे समय में ये बातें हैं। जबकि एक आगे परिवार में बच्चों के पालन-पोषण की समस्या पाई जाती है, या एक तरीके से देखा जाए तो उनका सही से केयरिंग नहीं हो पाता है और बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, कोई काम कर दिया, कोई एक्टिविटी ऐसा कर दिया, तो उसके लिए कोई न कोई सदस्य रहता है जो उस बच्चे को ले लेता है या तो उसे अपना समुचित जो जो चीज़ें होती हैं उसको मिल पाती हैं। जबकि एकल परिवार में क्या होता है, अपने कामों में लोग जब व्यस्त हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। देखिए, संयुक्त परिवार के गुण के बारे में हम लोग बात करें, एडवांटेज ऑफ जॉइंट फैमिली के बारे में, तो देखिए सेकंड टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, धार्मिक कार्य। धार्मिक कार्य का मतलब क्या है डिस्टेंस, यहाँ पर समाज के सभी धार्मिक कार्य परिवार द्वारा एक इकाई के रूप में किए जाते हैं। भाई ज़ाहिर-सी बात है, परिवार के सदस्यों को परिवार का मुखिया एकत्र करता है। देखिए, परिवार का मुखिया तो भाई ज़ाहिर-सी बात है, एकत्र करने का काम तो परिवार के मुखिया करेगा। लेकिन एक बात है कि धार्मिक कार्य का मतलब है जितने जैसे कोई होली मना रहा है, कोई दीपावली मना रहा है, कोई ईद मना रहा है, कोई बकरीद मना रहा है, तो ईद पर जैसे होता है, तो ईद पर क्या करते हैं, सभी लोग एक साथ उसमें पढ़ते हैं। तो जैसे जाते हैं लोग, तो कभी-कभी जैसे कोरोना काल में क्या था, लोग जैसे बाहर नहीं निकल रहे थे, तो घर के सदस्य 5-10 हैं, तो वो मिलकर पूजा-पाठ करते थे, घर के सदस्य। और उसके अलावा घर के सदस्य अगर नहीं थे तो जैसे यहाँ पर और क्या नमाज़ पढ़ने की बातें जब होती थी, तो घर में 4-5 लोग रहते थे, 4-5 भाई वगैरह, तो वो लोग अपना एक नमाज़ एक वो इकट्ठा कर लेते थे, नमाज़ियों को इकट्ठा कर लेते। तो एक कहने का मतलब है कि धार्मिक कार्य को भी इसमें बड़ी ही सहूलियत से, बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है, कि इसमें संयुक्त परिवार की बातें हो रही हैं, ठीक है ना? ये जो हेडिंग एंड डिस्कशंस मैं बहुत देखिए पूरा का पूरा मैं पूरा कंप्लीट आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा। लेकिन आप लोगों को जितने इसमें से आप लोग को ज़्यादा सरल लगेंगे, आप उन्हीं को लिखिएगा और सरल भाषा में मैं एकदम बता रहा हूँ डिस्कशंस आप लोग को, तो इसका लाभ उठाइए। चौथा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, परोपकारी एवं सामूहिक जीवन संभव है। परोपकारी और सामूहिक जीवन का मतलब क्या होता है? सामूहिक का मतलब समूह में रहने का, परोपकारी का मतलब क्या होता है? देखिए, परिवार में उत्पन्न साधारण व गंभीर समस्याओं का समाधान सभी सदस्य सामूहिक रूप से करते हैं। भाई ज़ाहिर-सी बात है, साधारण रहे या गंभीर समस्या रहे, तो वो समाधान जो उसका होता है, परिवार के सभी सदस्य मिलकर लेते हैं उसको, यानी सभी लोग बैठकर उस पर डिस्कशन करते हैं, सामूहिक रूप से करते हैं। परिवार पर किसी प्रकार का संकट आने पर उसका सामना वो वे मिल-जुल कर भी कर लेते हैं, जिससे ऐसे परिवार के सदस्यों को अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। भाई ज़ाहिर-सी बात है, एकता में बल है, ना यूनिटी इज़ पावर। तो जानते हैं एकता में जब बल है तो बिना सपोर्ट के तो संभव ही नहीं है, तो सपोर्ट करते हैं लोग एक-दूसरे का। तो इस तरीके से उनके अंदर परोपकार की भावना रहती है और वो समाज के रूप में, अगर राष्ट्र के रूप में और किसी राज्य के रूप में, किसी ज़िले के रूप में भी वो इस प्रकार की उनकी जो भावना होती है, एक-दूसरे से सहयोग की, तो वो सदैव उनको वहाँ दिखेगा। तो ये जब भावना संयुक्त परिवार से ही मिलती है और ऐसे लोग क्या करते हैं फिर, ऐसे कहा जाए कि परिवार में तो वो चीज़ें नहीं आ पाती। कहा जाता है कोई चीज़ें जब होती है तो ऑटोमेटिकली वो दिख जाता है। तो यही बातें यहाँ पर डिस्कस की जा रही हैं आप लोग के साथ। देखिए डिस्कस आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो थोड़ा-सा भी आप लोग को हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। डीजे सर चैनल लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला चैनल डिस्कस, और फ्री में आप लोग को यूट्यूब पर इतने महत्वपूर्ण कंटेंट मिलते हैं, तो इसका खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित ज़रूर कीजिए और इस चैनल का लिंक जो अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिए। और जो इसका पीडीएफ वगैरह है तो इसके लिए आप लोग को तो 950 690 227 नाम का आप लोगों को एक नंबर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से मिल जाएगा। तो उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी डिस्कस अपना राय ज़रूर रखते रहा करिए। उससे एक मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरनल मोटिवेशन मिलता है। और यदि लाइक करते हैं तो रिलेशन से आप मुझे ये बात का अच्छा लगता है कि हाँ, मेरा कंटेंट जो है हमारे प्रिय विद्यार्थियों को पसंद आ रहा है। धन का उचित उपयोग, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, धन का उचित उपयोग। अगला जो गुण हो जाएगा, एडवांटेज हो जाएगा धन का उचित उपयोग। भाई जाहिर सी बात है, संयुक्त परिवार में एक सामान्य कोष होता है। भाई जाहिर सामान्य कोष होता है और इस कोष में वृद्धि के लिए परिवार का प्रत्येक सदस्य प्रयास करता है। भाई जाहिर सी बात है, परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, इस कोष को कैसे बढ़ाया जा सके, इसके लिए वो क्या करते हैं, अपना प्रयत्न करते हैं। इसी कोष से
इसी कोष में से परिवार के सदस्यों को सर्वोत्तम आवश्यकताओं के आधार पर धन खर्च किया जाता है। सर्वोत्तम आवश्यकताओं का मतलब जो ज़्यादा ज़रूरी नेसेसरी है, और उनका पूरा हिसाब किताब भी देना होता है कि नहीं भैया मैंने यहाँ, तो यहाँ पर क्या होता है एडिशंस, इन सभी चीज़ों का भी लेखा जोखा अच्छे से हो पाता है, जिससे ये पता चलता है कि हाँ मतलब लोग सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। जैसे नहीं वो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, जब लोग तो पूरा बताते हैं हाँ भैया हम ये जा रहे हैं, ये काम करना है हमको, इस काम के लिए इतना पैसा चाहिए, तो धन का उचित एक उपयोग हो पाता है। ठीक है, देखिए अगले महत्वपूर्ण पॉइंट की हम लोग जब बढ़ते हैं तो देखिए सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा मिलती है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है डिविजन्स, और ये जो क्वालिटी है ये संयुक्त परिवार में बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। जैसे एकल परिवार है, ठीक है, अगर आप किसी अन्य जगहों पर रह रहे हैं एकल परिवार के रूप में है, और उसके बाद अगर कोई ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती है तो लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं उस समय, बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर घूमने फिरने दौड़ने भागने, ये वो, कोई पता चला सदस्य है ही नहीं साथ में साथ देने वाला, तो पड़ोसी वगैरह तो मान लीजिए किसी के साथ लोग अपना व्यवहार बनाए तो खड़े हो जाएंगे, लेकिन संयुक्त परिवार की बात ही कुछ अलग होती है। ये छठवां ये महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा। मतलब कहा गया कि दुर्घटना की बात हो गई, कोई बीमारी की बात हो गई, मानसिक अस्वस्थता की बात हो गई, कोई अस्वस्थ है व्यक्ति, नौकरी छूट गया अगर व्यक्ति का, तथा वैधव्य आदि के समय पर संयुक्त परिवार ऐसे सदस्यों को संरक्षण प्रदान करता है। देखिए संरक्षण प्रदान करने का काम होता है, करने का काम। जैसे देखिए कोरोना काल में भी क्या था भाई, जाहिर सी बात है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हाथ अपना ऊपर कर ली, हाथ उठा दी कि नहीं भैया हमसे आप लोगों का खर्च वहन नहीं होगा, तो लोग अपने अपने घरों की ओर पलायन करने लगे। तो जितने भी दिहाड़ी मजदूर थे और भी बड़े बड़े कामों को करने वाले जो लोग थे वो वापस चले आए थे लोग, तो उनको संयुक्त परिवार में ही संरक्षण मिला। यानी दुर्घटना, बीमारी, मानसिक अस्वस्थ होता, नौकरी छूट जाना, तो ये सभी परिस्थितियों में क्या होता है, संयुक्त परिवार ही जो होता है वो जो अपने सदस्यों को संभालता है और उन्हें संरक्षण प्रदान करता है कि कोई बात नहीं, चलो चले आओ, अभी गाँव पर बहुत चीज़ें हैं, ऐसा नहीं खाए बिना मर जाओगे। ठीक है, तो ये सभी जो होता है पीछे जो फीडबैक के रूप में, बैकबोन के रूप में, तो संयुक्त परिवार से ही मिलता है। सातवां देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, संपत्ति के विभाजन से बचाओ। देखिए ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, संपत्ति के विभाजन से बचाओ। कहा जाता है ना कि बांटने से बेहतर है कि मिलकर वैसा ही फिर बना लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मेरी इस बात को याद रखिए एडिशंस। अगर 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 6 भाई हैं, 8 भाई, 10 जितने भी लोग हैं, तो ये मत कीजिए आप। बांटने से बेहतर है कि यूनिटी में साथ रहकर वैसा ही दूसरा बना लीजिए, वैसा ही तीसरा बना लीजिए। ये बना सकता है हर एक व्यक्ति, और यदि अगर उसमें संयुक्तता की भावना रहेगी, अगर यूनिटी रहेगा तो। संपत्ति के विभाजन से बचाओ। संयुक्त परिवार में क्या होता है, परिवार के सभी सदस्य एक साथ ही रहते हैं, जिससे परिवार की संपत्ति का विभाजन नहीं हो पाता है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात था कि सदस्य जो रहते हैं एक साथ रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, संपत्ति का विभाजन के बारे में वो सोचते ही नहीं है। भैया जो करेंगे पिताजी करेंगे, दादाजी करेंगे, हम लोग से कोई मतलब नहीं है। हाँ, हम लोग को बस खाना नहाना है, मिलजुल कर रहना है, ये उन लोगों के अंदर भावनाएं रहती है। क्योंकि हम अगर बहुत ज़्यादा दिमाग भी लगाएंगे तो हमारा कोई दिमाग का कुछ चलने वाला नहीं है। ये भावनाएं जब रहती हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इंसान ज़्यादा फिर नहीं कुछ कर पाता है। आठवां बात देखिए क्या हो जाएगा, मार्गदर्शन का कार्य। मार्गदर्शन का कार्य का मतलब हो गया भाई, जाहिर सी बात है कि संयुक्त परिवार में रहने वाले युवा सदस्यों को परिवार के बड़े सदस्य अपने अनुभव के आधार पर निर्देशित करते हैं। निर्देशित मतलब कि उनको दिशा निर्देश देते हैं, बेटा ये काम करो, वो काम करो, ऐसे करना चाहिए, तुमको वैसे रहना चाहिए। लड़कियां हैं तो उनको, घर में बुजुर्ग लोग रहते हैं तो उनको ज्ञान देते, बेटा तुम ऐसे रहना रहो। लड़के हैं तो उनको उस तरीके से कि बेटा ऐसे करियर बनाओ, ऐसे पढ़ो, हम लोग के समय में ये था। तो ऐसे तरीके का जो मिलता है वो संयुक्त परिवार के विशेषताओं में ही है। ये सभी एडवांटेज हैं। और ऐसे कहा गया कि अगर एकल परिवार है तो बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कोई नहीं जानता है। देखिए यहाँ पर अनुशासन एवं नियंत्रण, जो अगला पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट नंबर 9, अनुशासन एवं नियंत्रण। अनुशासन एवं नियंत्रण का मतलब क्या होता है, जानते हैं एक चीज़ की डिसिप्लिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। डिसिप्लिन इज ए वे टू अचीव 100%, ये जानते हैं, चाहे वो किसी भी ऑक्सफोर्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो। तो आप यदि डिसिप्लिन का पूरा वर्ड भी जोड़ेंगे आप लोग, तो डिसिप्लिन में मैंने एक वीडियोज़ भी बनाया था अपना, तो वीडियो भी, तो डिसिप्लिन इज ए वे टू अचीव 100%। डिसिप्लिन को जब आप जोड़ेंगे तो 100 नंबर का आता है, मतलब कि एक ऐसा की है, एक ऐसा चाबी है जिसकी वजह से आप 100% तक पहुँच सकते हैं। तो अनुशासन बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। संयुक्त परिवार में व्यक्ति की अपेक्षा परिवार को अधिक महत्व दिया जाता है और परिवार का प्रतिनिधित्व मुखिया करता है। देखिए प्रतिनिधित्व मुखिया करता है, भाई मुखिया का एक होना बहुत ही जरूरी है प्रतिनिधित्व के रूप में, और परिवार के सभी सदस्य उसके नियंत्रण में रहते हैं। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनुशासन एवं नियंत्रण। तो लोग अपनी मनमानी तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, लोग मतलब जानते कि नहीं हाँ हमारे ऊपर भी कोई है, तो इस तरीके से वो क्या होता है, वहाँ पर बहुत विशेष तरीके से मनमानी नहीं हो पाती एक तरीके से देखा जाए तो। देखिए अब जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ डिस्कस में, आप लोग को सब पॉइंट नहीं लिखना है। आप देखिए 10-12 मैं पॉइंटों को डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग को 2, 4, 5 लिखना है, वो भी छाट कर लिखना है। मैं इतने अच्छे से आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ डिस्कशन, जो आप लोग को सरल लगेगा हेडिंग, आपको उसी के बारे में लिखना है। ठीक है, 10वें पॉइंट के हम लोग बढ़ते हैं जब, तो श्रम विभाजन। देखिए क्या है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का मतलब क्या हो गया, जो भी वर्क हो रहा है तो उसको लोग पार्टीशन कर देते हैं, श्रम विभाजन कर देते हैं। लेकिन संयुक्त परिवार में क्या होता है, परिवार के सदस्यों के बीच में उनकी आयु हो गया,
आयु के बारे में हो गया, योग्यता के बारे में हो गया, लिंग एवं रुचि के अनुसार क्या होता है, एक कार्यों का विभाजन किया जाता है। ठीक है, कार्यों का विभाजन कर दिया जिससे प्रत्येक सदस्य की कार्यक्षमता बनी रहती है। कार्यक्षमता का मतलब हो गया घर में छोटे हैं, बड़े हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है उनको काम का विभाजन मिलता है, उनको उसी प्रकार से काम क्या होता है करना पड़ता है। तो श्रम विभाजन जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और श्रम विभाजन के आधार पर ही जो अपने कामों को लोग अंजाम देते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, पॉइंट नंबर जो 10 हो जाएगा यहाँ पर। और बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट नंबर क्या है 11 है। देखिए 11वां पॉइंट क्या हो जाएगा आप सभी लोगों का, मनोरंजन का केंद्र। पॉइंट नंबर 11 क्या हो जाएगा डिस्टेंस, मनोरंजन का केंद्र। भाई जाहिर सी परिवार के सदस्य में जगह रहेंगे दादा दादी, नाना नानी और चाचा चाची, उनके बच्चे रहेंगे, लड़के लड़कियाँ रहेंगे, सभी लोग। तो मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना होता है, ये महत्वपूर्ण केंद्र बना होता है मनोरंजन का। संयुक्त परिवार के सदस्यों का अधिकता होने का कारण क्या होता है, इसमें हमेशा चहल पहल होता है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चहल पहल की बात हो गई, हंसी रहता है, खुशी का माहौल रहता है, वातावरण बना रहता है। श्रीमती कर्वे ने क्या कहा, देखिए श्रीमती जो समाजशास्त्री एक महत्वपूर्ण रही हैं, तो श्रीमती कर्वे का क्या कथन रहा है, संयुक्त परिवार में समय समय पर कोई ना कोई सामाजिक कार्य होता ही रहता है, जैसे कभी लड़के या लड़कियों का विवाह हो रहा है। जैसे इसमें क्या होता है कोई ना कोई इवेंट्स कोई ना कोई हमेशा पड़ता रहता है। भाई घर में सदस्य में अगर उतने बड़े पैमाने पर लोग हैं तो सामाजिक कार्य का मतलब हो गया, कभी उनके यहाँ कोई फंक्शन होगा, कभी किसी हम क्या आदत रहेगा जैसे बर्थडे हो गया, पार्टी वगैरह, तो देखते हैं कि हर छोटी चीज़ों को भी लोग इतने बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। श्रीमती कर्वे का ये कथन है और अच्छा है, विचार उनके महत्वपूर्ण है, सराहनीय है ये। चलिए डिस्टेंस हम लोग का कंटेंट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ 12वां पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय एकता एवं देश सेवा। कहने का मतलब क्या है कि जब व्यक्ति के अंदर नहीं संयुक्त परिवार में रहता है तो उसको एकता और एक दूसरे की सेवा भाव का भी विचार रहता है उनके दिमाग में। तो जाहिर सी बात उनके अंदर ये जो विचार होता है वो बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है, मतलब कि राष्ट्रीय एकता एवं देश सेवा में भी वो अपने महत्वपूर्ण योगदान को देते हैं। देखिए संयुक्त परिवार में रहने से व्यक्ति के में प्रेम क्या होता है, प्रेम की बात हो गई, सहानुभूति की बात हो गई, एक दूसरे के प्रति त्याग एवं सहयोग की भावना का विकास होता है। प्रेम, सहानुभूति, त्याग एवं सहयोग ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशंस, बहुत ही सराहनीय शब्द हैं, बहुत ही। और व्यक्ति का पूरा जीवन समर्पित हो जाता है इन सभी के पीछे, इन सभी को पाने में बहुत ही का भी विकास होता है। इन भावनाओं से ही राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। तो कहा जाए नेशनल यूनिटी के लिए भी कहा जाए तो ये संयुक्त परिवार जो होता है अपना एक जॉइंट फैमिली जो होता है वो एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है ना, ये बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आइए, भाई जाहिर सी बात है कि हर एक इंसान हो गया, हर एक व्यक्ति हो गया, दुनिया की कोई भी चीज़ें हो गई, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो संयुक्त परिवार के बारे में जब लोग बात करते हैं, जॉइंट फैमिली के बारे में बात करते हैं, संयुक्त परिवार के देखिए दोष क्या क्या है, कौन कौन से दोषों को देखा गया है संयुक्त परिवार में। मतलब जॉइंट फैमिली में डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट फैमिली, डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली के डिसएडवांटेज क्या है, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए पहली जो महत्वपूर्ण बात इसमें आती है डिस्टेंस, वो आती है औपचारिक संबंध। औपचारिक संबंध का मतलब क्या है, देसाई नामक जो समाजशास्त्री थे उन्होंने क्या कहा था, क्या कहना है कि संयुक्त परिवार के सदस्यों के संबंधों में आत्मीयता वास्तविक रूप से ना होकर दिखावा मात्र होता है। आत्मीयता वास्तविक रूप से ना मतलब किसी से कोई चीज़ें किसी के प्रति कोई दिखावा करता है, या तो कोई चीज़ किसी को लाना ले जाना दिलाना खिलाना। तो यह कहने का मतलब आत्मीयता वास्तविकता रूप से ना होकर दिखावा मात्र होती है, ये बातें हैं। और मतलब कंपटीशन की भावना एक तरीके से आ जाती है व्यक्ति के अंदर। संयुक्त परिवार एक ऐसा बड़ा कुटुंब होता है। ठीक है, तो एडवांटेज के साथ ही साथ डिसएडवांटेज पर भी बात कर लिया जाए आप लोगों के साथ तो सही रहेगा। और देखिए मैंने डिस्टेंस 12-13 पॉइंट आप लोग को बताया, उसमें से केवल आप लोग को 2-4 लिखना है केवल। ठीक है, 3-4 भी अगर आप लिखेंगे तो आपका काफ़ी तो वैसे ही भर जाएगा। ठीक ना, लेकिन मैं पूरा का पूरा डिस्कशन कर रहा हूँ। देखिए दूसरा महत्वपूर्ण बात क्या है, द्वेष एवं क्लेश का केंद्र। ठीक है, कलह और क्लेश जानते हैं बहुत खतरनाक होता है। कलह और क्लेश, कलह क्लेश की बात होती है जब कलह क्या होता है, दो अलग अलग परिवारों की बात होती है। क्लेश क्या होता है, एक ही परिवार। तो कलह क्लेश बड़ा खतरनाक चीज़ होता है। परिवार दूसरे परिवार से रहेगा तो आप तो उसको सॉल्व कर देंगे, लेकिन जब एक ही परिवार में हो जाता है तो उसको संभालना बड़ा दुर्लभ हो जाता है। तो द्वेष एवं क्लेश का केंद्र का मतलब क्या है, संयुक्त परिवार एक ऐसा केंद्र है जिसमें सदस्यों में छोटी छोटी तथा व्यर्थ बातों के लिए एक दूसरे में तनाव और संघर्ष बना रहता है। किसी छोटी छोटी बातों को लेकर क्या होता है, उनके बीच में तनाव बना रहता है। किसी चीज़ों को लेकर, जैसे वहाँ जाना था नहीं गए, वहाँ आना था नहीं गए, नहीं आए, तो जो भी थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, द्वेष हो जाता है एक दूसरे के प्रति, क्लेश हो जाता है कि यार हटाओ जाने दो, उससे कहना ही बेकार है, नहीं कहेंगे उससे हम लोग। तो ये बातें जब आती हैं तो उसको कहा जाता है कि हाँ भैया अब दोष मिल रहा है, मतलब ये होता है। देखिए तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या होता है, आर्थिक निर्भरता की स्थिति एवं व्यक्ति की कार्यकुशलता में बाधक। देखिए भाई जाहिर सी बात है, कहा जाता है व्यक्ति जो है, कहा गया आत्मनिर्भर बनना, तो आत्मनिर्भर जो बनने की बातें होती है ना, वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है किसमें, संयुक्त परिवार में।
आत्मनिर्भर, जैसे मोदी जी बोले इस समय लॉकडाउन वगैरह में कि आत्मनिर्भर बनो, भारत बनो। तो आर्थिक निर्भरता की स्थिति एवं व्यक्ति का मतलब कार्यकुशलता मादक तो संयुक्त परिवार में रहते हैं। सबसे बड़ा दोष ये है कि इसमें कुछ सदस्य ही धनोपार्जन करने वाले होते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि इस परिवार के सभी सदस्य क्या करते हैं, तो वो तो परिवार के क्या होते हैं, कुछ ही सदस्य जो होते हैं वो धनोपार्जन करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण समस्या ये आती है कि कुछ ही लोग कर रहे हैं तो उनके अंदर थोड़ा-सा अहम की बात भी आती है, करने वाले होते हैं और अधिकांश सदस्य जो होते हैं एक-दूसरे पर निर्भर रहने वाले होते हैं। तो उन एक-दूसरे पर निर्भर होने की वजह से क्या होता है कि उनका जो होता है वो आत्मनिर्भर नहीं बन पाते हैं। ये भी एक क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण दोषों में माना जाता है संयुक्त परिवार के। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो रहते हैं, लेकिन चलिए चौथा महत्वपूर्ण बात क्या हो जाएगा, स्त्रियों की दुर्दशा। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। स्त्रियों की दुर्दशा का मतलब क्या है? संयुक्त परिवार प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सास हो गया, बहुएँ हो गई, नंदें हो गई, पारिवारिक जीवन को नाटकीय बना देती हैं। नाटकीय बनाने का मतलब कि देखते हैं कि कितना कच्चाइन होता है। मतलब सास वगैरह को देखेंगे, अगर 4 ठो बुढ़िया बैठी है तो वो अपने तरफ से खिंचाई करेंगी। बहुएँ तो अपना अलग छेड़ कर मचाई रहती है। नंदें होती तो बहुओं नंदों में ननद और भौजाई व भाभी वगैरह में भी देखते हैं कितना विवाद होता रहता है ज़्यादातर। तो स्त्रियों की दुर्गति देखा जाए तो हर पैमाने पर देखने को मिलता है, चाहे वो बड़े लेवल पर हो, छोटे लेवल पर हो। तो हर लोगों क्या होते हैं, आप संयुक्त परिवार में किसी न किसी बात को लेके तकझक बनता रहता है, कहा-सुनी होता रहता है और यही बड़े पैमाने पर जाकर फिर विभाजन का कारण बन जाता है या जो एकल परिवार में चेंजिंग हो जाता है। ठीक है ना? लोग बोलने लगते हैं और आजकल तो ये सभी चीज़ें ज़्यादा आम हो गया है, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर देखने को मिलता भी है। रूढ़िवादिता के केंद्र, देखिए रूढ़िवादिता के केंद्र का मतलब क्या हो गया? संयुक्त परिवार क्या होता है? प्राय रूढ़िवादिता के सशक्त केंद्र होते हैं। संयुक्त परिवार में क्या होता है, देखिए बाल विवाह की बात हो गई। बाल विवाह का जैसे हो गया, बड़े पैमाने पर पर्दा प्रथा हो गया। जैसे भसुर हुआ, उनके सामने जाए कि ना हुआ। सास हो गए, तो ये ससुर हैं, उनके सामने कैसे ही बैठ गई, कैसे ही कर अभी वही उड़ा के नहीं, कैसे खा लस। जाति अंतर विवाह की बात हो गई, आदि अनेक सामाजिक बुराइयों के जन्मदाता एवं पोषक रहे हैं। अधिक बुराई का मतलब देखिए बाल विवाह हो गया, पर्दा प्रथा हो गया, जाति की बात हो गई, अंतर विवाह का मतलब हो गया खुद की मतलब अपनी ही जाति में विवाह करने की बात हो गई, आदि अनेक सामाजिक बुराइयाँ के जन्मदाता एवं पोषक रहे हैं। संयुक्त परिवार ने क्या किया, समाज के नवीन परिवर्तनों को सदैव विरोध किया है। नवीन परिवर्तनों को देखो, संयुक्त परिवार में क्या होता है, अगर नवीन परिवर्तन होते हैं तो पहले सबसे पहले क्या होता है, जॉइंट फैमिली ही उसका विरोध करती है। अरे ये सब गलत हुआ, ये सब ना हो चाहता रहा, इससे ना हो ही कि ना चाहता रहा। तो बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो पुरानी विचारधाराएं भी चलती हैं उनके साथ साथ। तो रूढ़िवादिता का केंद्र होता है। अब देखिए छठवां जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, बाल विवाहों को प्रोत्साहन मिलना। देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण दोष है। सरकार जो उम्र डिसाइड करती है अपना, लेकिन डिसाइड वाले उम्र पर लोग कहाँ ध्यान देते हैं। तो बाल विवाह को प्रोत्साहन मिलना ये भी है। संयुक्त परिवार एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वृद्ध लोग मोक्ष प्राप्ति हेतु, देखिए वृद्ध मेरे हमें जीता कर देता था ही। ये बड़ा खतरनाक नाटक होता है, एक नाटक। वृद्ध लोग मोक्ष प्राप्ति हेतु अपने बच्चों का पौत्र पुत्रियों का विवाह शीघ्र कर देना ही उचित समझते हैं। तो ये होता है, वो सोचते हैं कि जल्द से जल्द क्या हो जाए, इनका विवाह हो जाए, मतलब हम लोग देख लें, नहीं तो नहीं रहेंगे। ये वो तरह-तरह की बातें आती हैं, सभी जो बातें होती हैं वो संयुक्त परिवार में होती है। जॉइंट फैमिली में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। चलिए पॉइंट में हम लोग बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और सातवां पॉइंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में देखिए क्या-क्या आएगा, सामाजिक समस्याओं का पोषक। सामाजिक समस्याओं का पोषक, संयुक्त परिवार के माध्यम से कई समस्याएँ पैदा होती है, जैसे दहेज प्रथा हो गया, विधवा विवाह की बात हो गई, विधवा विवाह पर रोक, अरे नहीं अब नहीं होगा, अब जीवन भर रहेंगे ये लोग, ये वो। पर्दा प्रथा की बात हो गया, जाति अंतरजातीय विवाह की बात हो गई, और शिक्षा की बात हो गई, जातिगत भेदभाव में वृद्धि आदि उत्पन्न होता है, जातिगत भेदभाव वृद्धि। देखिए संयुक्त परिवार के देखिए सामाजिक समस्याओं का पोषक है। समस्याओं के पोषक में क्या-क्या है, जैसे दहेज प्रथा की बात हो गई, विधवा विवाह की पर रोक की बात हो गई, पर्दा प्रथा का बात हो गया, जाति अंतरजातीय विवाह की बात हो गई, अशिक्षा की बात हो गई, जातिगत भेदभाव में वृद्धि होता है। किसकी वजह से? सामाजिक समस्याओं के पोषक के रूप में होता है ये बात, ठीक है। पॉइंट नंबर जो 7 था ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी तो टीने वाले रूम में हम लोग का क्लास चल रहा है और धड़धड़ा के भी गई है, लग रहा है बिलाड़ी क्या कूदें इस पर से, तो एकदम हिला दी पर एकदम छत को सब, टीना पूरा हिल गया हम लोग का। तो चलिए बढ़ते डिस्कशन अगले पॉइंट की ओर। देखिए 8वां पॉइंट क्या हो जाएगा, व्यक्ति के विकास में बाधक। व्यक्ति के विकास में बाधक का मतलब मैंने वही बताया, जो है वो आत्मनिर्भर की बात हो गई। संयुक्त परिवार में क्या होता है, परिवार के सभी सदस्यों के साथ समानता बरती जाती है। ऐसे परिवार में होनहार बालकों को अपने व्यक्तित्व विकास में समुचित अवसर नहीं मिल पाता। देखिए होनहार जैसे हो गया, जो प्रतिभावान बालक होते हैं वो भी उसी में दब कर रह जाते हैं, वो निकल कर उभर कर सामने नहीं आ पाते हैं, ठीक है। ये भी संयुक्त परिवार की विशेषता है, कुछ चीज़ों को वो करना चाहते हैं तो नहीं जाना है। कोई लड़कियां हैं, कोई विशेष चीज़ों में उनका सिलेक्शन हो गया, हो रहे हैं, कर दी हैं, वो जाना चाह रही हैं, तो नहीं अब वहाँ नहीं जाना है, यहीं पर रहना है, जो करो यहीं पर करो। तो ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं।
संयुक्त परिवार के दोष में चलते हैं हम लोग डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए दोष में अब पॉइंट नंबर 9 की ओर। तो ये पॉइंट नंबर 9 क्या है? गोपनीयता का अभाव होता है। देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, गोपनीयता का अभाव होता। क्या होता है? डिस्टेंस चहल पहल रहेगा, हर तरफ शोरगुल रहेगा, हल्ला रहेगा, सभी लोग रहेंगे, जुटे रहेंगे, तो क्या होता है कि जैसे यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। गोपनीयता के इसमें अभाव का मतलब हो गया, तो संयुक्त परिवार के जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या में तो वृद्धि होती है, परंतु उसी अनुपात में रहने के स्थान में वृद्धि नहीं हो पाती। भाई जाहिर सी बात है, सदस्य हैं तो गोपनीयता का अभाव ये देखने को मिलता है, गोपनीयता का अभाव होता है। ठीक है, गोपनीयता का अभाव का मतलब हो गया कि संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या तो में तो वृद्धि होती है ना, वृद्धि तो उसमें हो रहा है, नियमित वृद्धि हो रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि वृद्धि होने के साथ साथ उसी अनुपात में रहने के स्थान में वृद्धि नहीं हो पाता है। मतलब कहने का मतलब कि अब ऐसा नहीं कि जो 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे, 4 बच्चे हो जा रहे हैं, तो वहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग में 4 कमरे भी, 5 कमरे भी, 10 कमरे भी, तो मकान वगैरह भी, 2 जगह और ज़मीन, तो ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती, स्थान में वृद्धि नहीं हो पाती, जिसके कारण से क्या होता है? गोपनीय स्थानों का अभाव पाया जाता है। गोपनीय स्थानों का अभाव का मतलब हो गया जैसे ऐसी जगहों पर नहीं हो पाते जहाँ पर नायक-नायिका का अगर महत्वपूर्ण बात करें या जिनका शादी विवाह तुरंत हुआ रहता है, तो जैसे वो लोग अपना पर्सनली कुछ बात करना चाहते हैं, जैसे कोई किसी बातों को लेके विचारधाराएँ होती हैं, मतभेद रहता है, माता-पिता वगैरह तो अपना बात करना चाहते हैं पर्सनली, तो वो चीज़ें देखने को कम मिल पाती हैं। तो ये सभी बातें होती हैं, देखने को मिलती हैं कहाँ पर? ये जो बातें होती हैं वो संयुक्त परिवार में होती हैं, क्योंकि गोपनीयता का वहाँ पर अभाव होता है। डिस्टेंस ये रहे महत्वपूर्ण। और देखिए ये जो मैंने डिस्कशन किया आप लोगों के साथ, तो समाजशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। संयुक्त परिवार किसे कहते हैं हम लोग, ये महत्वपूर्ण बात थी, और उसके साथ ही साथ इसके गुण और दोष क्या हैं, इस पर पूरा फुल डिस्कशन आप लोग के साथ किया गया। डिस्कशन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक महत्वपूर्ण नंबर जो मैंने अभी दिया, बताया भी था आप लोग को डिस्कशन बॉक्स में, ये नंबर है देखिए 950। ठीक है, नंबर पूरा देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। 690, 950, 690, 285, 285, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यही डिस्टेंस एक छोटा सा नंबर है आप लोगों के लिए जो तैयार किया गया है, रखा गया है, और इस पर एक व्हाट्सएप मैसेज आप लोग करना है, और व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग को ये जब मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF वगैरह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं, और भी मार्गदर्शन जो होगा वो आप लोग को दिया जाएगा। तो 950, 690, 287 नाम का जो नंबर है इसे ज्वाइन करें। और यूट्यूब की जो इतने महत्वपूर्ण आप लोगों को फ्री व्यवस्थाएँ मिल रही हैं डिजिटल चैनल पर, यूट्यूब के माध्यम से, तो उसका खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित कीजिए। तो डिस्कशन जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और डिस्कशन देखिए, बिहार बोर्ड का टाइम टेबल आ गया है। पेपर आप लोग का ऐसा है 14, 15, 16, 17, 18। बताइए ऐसे कोई पेपर बनाता है, ऐसे कोई टाइम टेबल सेट करता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ऐसे बताइए संडे ना हो तो छुट्टी भी ना हो, तो एकदम लगातार पेपर है। उसी बेस पर अदर राज्यों के, अदर स्टेट के, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, अदर बोर्ड हो गए, तो उनके भी टाइम टेबल ऐसे ही मिलेंगे आप लोग को, और एकदम समय नहीं मिल पाएगा आप लोगों को। तो डिस्कशन से लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए, कंटिन्यूअसली अपनी स्टडी कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।